सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप सभी शेयर कर सकते हो जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे पवन सीरीज के आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हम अति लघु स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया है। आई थिंक ये पार्ट 3 है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि डीईपी परियोजना के 2 मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि जो डीपीईपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डीपीईपी का जो फुल फॉर्म होता है, डी से डिस्ट्रिक्ट, पी से प्राइमरी, ई से एजुकेशन और पी से प्रोग्राम, यानी पूरा फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर से एक बार कह दे रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये डीपीईपी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि डीपीईपी परियोजना के 2 मुख्य कार्य क्या हैं। ठीक है, जो डीपीईपी परियोजना है यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसके 2 मुख्य वर्ग क्या हैं। तो इसके जो 2 मुख्य वर्ग हो जाते हैं, इसमें सबसे पहला जो हो जाता है वो होता है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता का संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। और दूसरा जो इसका जो वर्ग हो जाता है वो हो जाता है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके हरास और अवरोध में कमी करना। तो इस तरीके से ये इनके 2 मुख्य कार्य हो जाते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि डीपीईपी परियोजना के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की क्या एम से क्या उद्देश्य है, इसको क्यों लाया गया। तो इसको इसलिए लाया गया, जो भी 6 से 11 वर्ग के सभी बच्चों को 100% विद्यालयी सुविधा उपलब्ध कराना और सामान्य वर्ग की तुलना में बालिकाओं तथा अवंचित वर्ग के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन धारण तथा संप्राप्ति को 5% कम करना। यानी सिंपल आप कह सकते हो कि डीपीईपी जो परियोजना है ये प्राथमिक, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इसको इसलिए लाया गया जितने भी वर्ग यानी जो जिनकी एज 6 से 11 वर्ष के बीच में है, उनको 100% जो भी विद्यालय की सुविधा होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। और जितने भी सामान्य वर्ग की कंपेयर करके जितने भी बालिकाएं या जितने भी अवंचित वर्ग यानी जो वर्ग शेष रह जाते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, उन बच्चों को विद्यालय में एडमिशन करवाना और इनमें यानी ये जो भी इसमें बढ़ोतरी है इसको 5% तक कम करना है। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा डीपीईपी के बारे में कि ये है क्या, इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को पता चल गया और ये है क्या, क्या इसका वर्क है, क्या इसका उद्देश्य है। तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे डीपी, तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम 6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक समय निर्धारित किया गया है। यानी देखिए, विद्यालय शिक्षा की तैयारी है क्या, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम है ये किसके थ्रू चलवाया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के परिप्रेक्ष्य में, यानी जब अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया गया उसके ही आधार पे आप कह सकते हो, उसी के बेस पे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो नई दिल्ली यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के द्वारा विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम का विकास किया गया। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, जो विद्यालय शिक्षा की तैयारी जो कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था 6 वर्ष यानी 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करना। इसके लिए उन्हें सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम
6 सप्ताह से 8 सप्ताह तक समय निर्धारित किया गया है, यानी उनमें उन बच्चों को रखा जाता है और उनको विद्यालय शिक्षा देने के लिए तैयार किया जाता है कि हाँ अब ये इसके योग्य हैं और ये अब उनका एडमिशन क्लास 1 क्लास 2 में हो सकता है। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य क्या है। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण, ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य क्या है, तो इसका जो हो जाता है, इस अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। अगला जो प्रश्न है कि श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है। श्री रामपुर नामक स्थान के 3 मिशनरी विलियम कैरी, विलियम वार्ड तथा जोशुआ मार्श मैन श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। तो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा कि श्री रामपुर त्रिमूर्ति से क्या तात्पर्य है। तो श्री रामपुर नामक स्थान के, ठीक है, यानी श्री रामपुर नामक क्या है, एक स्थान है जिसके 3 मिशनरी थे। इसमें कौन कौन थे, विलियम कैरी, विलियम वार्ड और जोशुआ मार्श मैन। ये क्या थे, श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो शुरुआत हुआ था 1987 से 1988 के बीच में। ऑपरेशन, या आप इसको OBY यानी शॉर्ट फॉर्म है इसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना या OBB आप सिंपल कह सकते हो, ठीक है, OBBP। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कब किया गया। इसकी शुरुआत या आप कह सकते हो इसका आरंभ जो हुआ था 1987 से 1988 के बीच में हुआ था, लेकिन इसका मूल्यांकन कब किया गया था, तो 1992 में इसका मूल्यांकन करके संशोधन किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन यानी OBB का जो उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। तो ये क्या है, OBB का क्या है, यहाँ पर उद्देश्य है जो कि महत्वपूर्ण है। तो इसका आरंभ और इसका मूल्यांकन कब किया गया, तो ये जो डेट है इसको आप सभी याद कर लीजिएगा, 1992। देखिए फ्रेंड्स, पी मोस्ट कार्यक्रम से क्या व्यवस्था की गई। सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में ये आया था कि पी मोस्ट, ये जितनी भी फुल फॉर्म है इसको बता दीजिए। तो देखिए पी मोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, प्रोग्राम, पी से प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। क्लियर, यानी पी मोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पी मोस्ट कार्यक्रम में क्या व्यवस्था की गई, यानी किस कार्यक्रम के लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पर पी मोस्ट कार्यक्रम यानी इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि यह विद्यालयों के अध्यापकों के विस्तृत एवं सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, यानी जो भी टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण के लिए पी मोस्ट कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। क्लियर। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल्य कार्य क्या है। तो उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था तथा अकादमिक व्यवस्था। तो उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना का मूल कार्य क्या है, तो उक्त परियोजना के मूलतः 2 कार्य हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था और अकादमिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम कब प्रारंभ हुआ। यानी जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसका जो शुरुआत हुआ था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने बताया DPEP का जो स्टार्टिंग था वो कब था, तो 1997 में हुआ था। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था DPEP का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम।
तो इसकी शुरुआत या इसका आरंभ माना जाता है 1997। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP का हिंदी है ये, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी सहायता से संचालित किया गया? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DP विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी ये इसकी जो शुरुआत हुई किसके थ्रू किया गया? तो विश्व यानी जो विश्व बैंक है, ठीक है, उसी के थ्रू यानी विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से ये किया गया था या इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? तो DPEP का, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का। अगला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो हुई थी 5 मई, ठीक है, 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? यानी बालिका शिक्षा योजना की संकल्पना कब की गई? तो इस परियोजना की संकल्पना सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सितंबर 2003 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किन बालिकाओं का प्रावधान है? तो बालिका शिक्षा के अंतर्गत से बाहर की बालिकाओं, विशेषकर शाला त्यागी यानी जो भी बालिकाएं हैं जो पढ़ नहीं पाती है, उन बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना किया गया या इसका प्रावधान किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा और बाल्य माध्यम प्रयोगशाला परियोजना, जिसको हम शॉर्ट में ECCE बोलते हैं, यानी आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा एवं बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना किसकी सहायता से चल रही है? तो ये यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से। जिस तरीके से आपका DPEP किसकी सहायता से? तो विश्व बैंक वित्तीय की सहायता से, उसी प्रकार से जो ECCE है किसकी सहायता से चल रही है? तो यूनिसेफ की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT इसका शॉर्ट होता है के निर्देशन में यह योजना 10 राज्यों में चल रही है। अगला प्रश्न है कि ECCE योजना यानी जो अभी ऊपर उतना हिंदी था वही है, ECCE योजना किन राज्यों में चल रही है? तो बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कुल 10 राज्यों में चल रही है। अगला आपका प्रश्न है कि बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा होता है? तो बालक का बेहद संवेदनशील व संभावना से परिपूर्ण समय कौन सा है? तो प्रारंभ में 8 साल यानी 6 से 14 आयु वर्ग का समय होता है। अगला प्रश्न है कि सभी बच्चों यानी जात, लिंग व वर्ग समुदाय के भेदभाव के बिना शिक्षा के अवसर प्राप्त होने का तात्पर्य है सार्वभौमिकरण या प्रारंभिक शिक्षा। वर्तमान में कौन सी कक्षा तक की शिक्षा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के रूप में स्वीकार की गई? तो वर्तमान में यहाँ पर हो जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर किस किस ने बल दिया? तो स्वतंत्रता से पूर्व जनसाधारण की शिक्षा पर हंटर कमीशन व वुड डिस्पेच ने दिया था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सभी को सुलभ हो इसके जो प्रयास की वो 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव ने गायकवाड़ ने किया था। बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? तो 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रेषित किया था। संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? जो इसे आप सभी को पता है अनुच्छेद 45 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसमें, इसका लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? तो 1950 में। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया? तो समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाने पर बल दिया गया।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम जो लागू हुआ 25 जुलाई 1972 को लागू या इसको प्रभावी बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? तो जस्ट यही क्वेश्चन है, 25 जुलाई 1972। अगला जो प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया जाता है? तो यहाँ पर देखिए एसपी यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पका हुआ भोजन, ठीक है, कब से स्टार्ट किया गया? तो 1 सितंबर 2004 से, ठीक है, 1 सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाने लगा। लास्ट आज का प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या है? तो भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो इसका जो आप रिविज़न है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साइंस की क्लास में 12 बजे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।